हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज की रात कयामत की रात है। और कयामत की रात इसलिए भी कही जाती है क्योंकि आखिरी रात ही जो कुछ 19-20 का हेरफेर होता है, फेरबदल होता है, वो आज की रात ही होता है। तो ऐसे में आज हरियाणा में कयामत की रात किसके लिए है? क्या आज की रात कोई खेल पलटने की संभावना है या पूरी तरीके से नतीजे पहले से ही तय हैं? और क्या ओवर कॉन्फिडेंस वो भारी पड़ सकता है? क्या बीजेपी ने जो गलती की या नरेंद्र मोदी ने जो गलती की वो गलती कांग्रेस भी करने जा रही है? सवाल यह है कि जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव में आज की तारीख में हर पत्रकार, हर सर्वे आपको कांग्रेस की लहर या कांग्रेस का पलड़ा भारी होने की बात कह रहा है, लेकिन इसी में एक छिपी हुई बात 2024 के लोकसभा चुनाव की भी है। और लोकसभा चुनाव में बीजेपी भी 400 पार के नारे पर, 400 पार के घोड़े पर सवार थी और बीजेपी का क्या हुआ वो सबको पता है। तो क्या जो लोकसभा चुनाव में हुआ, जो मोदी जी के साथ हुआ, वही कांग्रेस के साथ इस बार हो सकता है? ये सारे सवाल हैं, इन्हीं पर बात करेंगे और इन सारे सवालों का एक एक करके आपके सामने उत्तर भी देने का काम करूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा का जमीनी मिजाज जो मैं समझता हूं उसको आपके सामने रखने का काम करूंगा। हरियाणा के अंदर अगर पहली एबीसीडी से अगर शुरुआत करें, हरियाणा के अंदर बीजेपी का चुनाव ऐसा लगता है कि पहले दिन से ही वो डेड था, उठा नहीं। बीजेपी ने कोशिश बहुत की हरियाणा के अंदर चुनाव को उठाने की, लेकिन हरियाणा में बीजेपी का चुनाव उठ नहीं पाया। यह बात सही है कि आज की रात जिस तरीके से कयामत की रात कही जाती है, तो इसमें कोशिशें हर कोई करता है। हरियाणा में वैसे बिकाऊ वोटर आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को अगर आप देखेंगे तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मात्र 1%, 2% वोटर ऐसे हो सकते हैं जो वोट नोट के ऊपर दे देंगे। बाकी अगर हरियाणा का मूड मिजाज आप देखेंगे तो हरियाणा में आदमी बिल्कुल खुले दिल से बोलता भी है और खुले दिल से करता भी है। तो ऐसे में कयामत की रात तो उन्हीं के लिए होगी जिनके लिए पहले की रातें कयामत की रात रही है। पहले जिनके ऊपर कयामत लगातार टूटती रही है, आज भी कयामत उन्हीं के ऊपर टूटती हुई दिखाई देगी। मुझे नहीं लगता है कि जिनकी माहौल पहले नहीं था आज वो माहौल कहीं से बना पाने में कामयाब हो। अब बड़ी बात यह है कि अगर हर कोई कांग्रेस की एज बता रहा है, कांग्रेस को बढ़त बता रहा है, कांग्रेस के सरकार बनने के चांस बता रहा है, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हरियाणा के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर कांग्रेस आ जाएगी और हो सकता है कि वोट देने के लिए ही बहुत सारे लोग ना निकले और ये कहें कि नहीं सरकार तो बनी रही है, क्यों बेकार में बेफिजूल में जो है वक्त खराब करना। ऐसा हरियाणा में नहीं होगा। मैं इसका एक दो आपको उदाहरण दे सकता हूं। उदाहरण नंबर 1 ये है कि पहली बात तो यह है कि हरियाणा की जो जनसंख्या है या हरियाणा का जो वोटर है वो सबसे ज्यादा ग्रामीण वोटर है। हरियाणा में शहरी वोटर कम है, ग्रामीण वोटर ज्यादा है। और हरियाणा में एक तरीके से चुनाव जो है वो मरोड़ निकालने का चुनाव होता है। हरियाणा में हराने या जिताने का चुनाव नहीं होता, मरोड़ निकालने का चुनाव होता है, यानी अकड़ निकालने का चुनाव होता है। मरोड़ देसी भाषा में हरियाणवी में कहते हैं, मैं इसको बता रहा हूं आपको, तो अकड़ निकालने का चुनाव होता है। तो वोटिंग के दिन बाकी जगह पर जैसे आपको दिखता है कि सन्नाटा दिखेगा या जो स्कूल का बूथ होता है उस बूथ पर कोई लोग ना आए, ऐसा हरियाणा में नहीं होता है। हरियाणा में सुबह से ही आपको जिसने वोट दिया है या जिस जो वोट देने के लिए जा रहा है या माहौल को समझने की कोशिश कर रहा है, वो सब आपको स्कूल के इर्द गिर्द आपको मिलेंगे, उस बूथ के इर्द गिर्द आपको लोग मिलेंगे और चर्चा वही होगी कि भाई बताओ माहौल क्या है। और माहौल आदमी, हरियाणवी में कहा जाता है भाई रुक के मार करके बोलता है आदमी, आवाज पूरी खुल करके लगा करके आदमी बोलता है, उसमें भी लाग लपेट नहीं करता। बूढ़ी ताई से आप पूछेंगे कि माहौल क्या है, किसका मुद्दा है, क्या सोच करके वोट दिया है, तो वो खुल करके बोल देती है कि भाई मैंने तो
कांग्रेस की दी है, भाई मैंने तो हुड्डा की दी है, भाई मैंने तो मोदी के नाम पे दी है, भाई मैंने तो बीजेपी की दी है, या चश्मे वाले की दी है, या इनेलो की, या जेजेपी की दे के आए, दुष्यंत की दे के आए, या जैसे जो भी हो। तो हरियाणा में आज की रात कयामत की रात मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए है। और आज भी जब भी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज की तारीख तक भी बीजेपी कोशिश करती रही कि कोई ना कोई बड़ा मुद्दा बीजेपी को मिल जाए और बीजेपी अपने चुनाव को उठा पाने में थोड़ी कामयाब हो जाए। आज की तारीख तक भी बीजेपी यही कोशिश में लगी रही। एक बड़ी बात यह कि हरियाणा के चुनाव में ऐसा लगता है मोदी जी ने बहुत पहले मैदान छोड़ दिया। 4 रैलियां सिर्फ की, सिर्फ 4 रैलियां। 4 रैलियां क्या होती हैं? कुछ भी नहीं होती है। हरियाणा में मोदी जी 90 सीटों के प्रचार के लिए सिर्फ 4 बार गए, कोई रोड शो नहीं, कुछ नहीं। सोचिए ये झटका जो है, क्या इसका पहले से एहसास है बीजेपी को? इसीलिए कोई रैली नहीं, कोई रोड शो नहीं। ऐसे ही आप अमित शाह की रैलियां देखिए, तो अमित शाह की भी रैलियां वो गिनी चुनी 3-4 रैलियां उनकी हैं और कोई रोड शो नहीं। जेपी नड्डा का भी यही हाल है। हेमा मालिनी और बाकी जो स्टार प्रचारक हैं उनको भी नहीं उतारा। हेमा मालिनी की एक सीट होनी थी, सुनीता दुग्गल की सीट पर रैली होनी थी, सुनीता दुग्गल की सीट पर आखिरी में वो पहुंची नहीं और उसके बाद में लोग वहां से निकल पड़े। तो बाकी जो एक माहौल दिखता है, स्टार प्रचारकों की रैलियां हो रही है, बड़े बड़े नेताओं की रैलियां हो रही है, माहौल बना हुआ है। बीजेपी ये जो बीजेपी मीडिया में बोल रहा था, गोदी मीडिया जो है वो जाकर के माहौल बनाती है, बड़े बड़े शो किए जाते हैं, बड़े बड़े जो है वो चैनल के लोग जाकर के वहां पर बड़े बड़े शो करते हैं। आपको पता होगा अंजना ओम कश्यप और ये सब लोग जाकर के पूरा एक टेंट लगा करके और कार्यक्रम करते हैं। लेकिन इस बार इनके मल्टी कैम शूट और ये सब कुछ धरे के धरे रह गए, सन्नाटे में, कहीं कोई जिक्र नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं। तो ये सब कुछ बताता है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी की हालत कैसी है। और बीजेपी का माहौल जो बनाने के लिए मेन काम करते हैं वो यही लोग काम करते हैं, चाहे मोदी जी हों, चाहे अमित शाह की रैलियां, रोड शो हों। आपको पता होगा गुजरात में मोदी जी 26-26 किलोमीटर का रोड शो कर देते हैं, लेकिन यहां पर एक रोड शो नहीं कर पाए। और यह भी नहीं था कि यहां पर जाने के लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा वक्त निकालना था, आपको नहीं कर पाए। और ये नहीं कर पाए, यही अपने आप में एक वजह है कि बीजेपी इस चुनाव के अंदर एक तरीके से शुरुआत से ही धराशायी या यूं कहें हाशिए पर दिखी। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि जो बड़े बड़े चेहरे हैं क्या वो अपनी सीटें बचा पाएंगे? इसमें सबसे पहले नंबर पर लाडवा की सीट आती है, मुख्यमंत्री की सीट आती है। और मुख्यमंत्री की सीट पर भी आज की तारीख में कोई ठोक बजा करके ये नहीं कह सकता है कि मुख्यमंत्री 1000% जीत रहे हैं। कोई नहीं कह सकता इस बात को। लाडवा की सीट पर, मुख्यमंत्री की सीट पर बुरी तरीके से वो फंसे हुए हैं। मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है लाडवा में और अलग अलग दिनों पर मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग वहां पर की है। अमित शाह की रैली से पहले, रैली के बाद और चुनाव से पहले मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग वहां पे की। मेवाराम वहां पर कांग्रेस के विधायक हैं और आज भी बहुत मजबूत और बहुत अच्छी स्थिति में है। दूसरे फिर वहां पर एक सुनील गर्ग हैं, बडशामी का परिवार है जो कि इनेलो से लड़ रहा है। जेजेपी की आप बात मत करिए, जेजेपी की तो स्थिति यह है कि 2-3 जगह पर, 2-3 सीटों पर जमानत बच जाए तो मानिए बड़ी बात है। दुष्यंत चौटाला उच्चाना में लड़ रहे हैं और आप जिस मर्जी से फोन करके पूछिए, हर कोई यही कहता है उसका नाम मत लेना, वो 4-5वें नंबर पर है। कल मैंने एक बड़ी विस्तार से वहां से आपको जो है ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। दुष्यंत चौटाला की हालत जो है वो बड़े हाशिए पर है इस वक्त। उसके बाद में आप देखिए कि बीजेपी की जो कद्दावर सीट है, एक अनिल विज की सीट है जो कि पूर्व गृह मंत्री हैं, उनकी सीट पर उनको एज जरूर है, लेकिन वो 2019 वाला परिणाम वहां पर दोहरा पाएंगे इसकी दूर दूर तक गारंटी नहीं।
फंसे हुए हैं इस बार। और कांग्रेस ने वहां पर अगर अच्छे से टिकट बांटी होती, अगर चित्रा सरवारा को दी होती, तो निश्चित तौर पर चित्रा सरवारा एक तरफा हो सकता है कि उस सीट को निकाल लेती। लेकिन अभी भी चित्रा सरवारा वहां पर निर्दलीय के तौर पर भी जबरदस्त फाइट दे रही है। क्या होगा 8 तारीख को उस सीट का पता चल पाएगा। इसी तरह से आप और कई सीट देखेंगे। अगर कांग्रेस की तरफ से कुछ सीटों की अगर हॉट सीट मैं आपको बताऊं, तो जुलाना में विनीश फोगाट चुनावी मैदान में है और विनीश फोगाट करीब करीब 30,000 वोटों से जीतने जा रही है। कविता है वहां पर बीजेपी की तरफ से, कोई असर मुझे नहीं लगता, माफ कीजिए, कैप्टन योगेश बैरागी हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा असर डाल पाएंगे। 35 साल के नौजवान हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा असर वो नहीं डाल पा रहे हैं। एक सुरेंद्र लाठर है वहां पर, जो कि निर्दलीय के तौर पर मैदान में है, लेकिन कुछ वोट जरूर ले जाएंगे, अपनी हाजिरी जरूर वहां पर दिखाएंगे, अपनी उपस्थिति, अपना एहसास जरूर कराएंगे, लेकिन हार जीत में कहीं दूर दूर तक वो नहीं है। अब कैप्टन के बाद में आप कांग्रेस के कैप्टन पर आ जाइए। वैसे एक बीजेपी के भी कैप्टन है नारनौंद से, कैप्टन अभिमन्यु, उनकी सीट भी बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है और हो सकता है कि वहां से कांग्रेस के जस्सी पेटवाड़ वो अपनी सीट निकाल दे। उसके बाद में कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रोहतक की सीट, उससे वो चुनाव लड़ रहे हैं, किलोई सीट से, गढ़ी सांपला किलोई से, और वहां पर उस सीट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफा चुनाव निकाल रहे हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उस सीट पर केवल नामांकन भरने के लिए गए थे, नामांकन भरने के लिए गए थे। उसके बाद प्रचार के लिए ना किसी को बुलाया, ना खुद गए, कोई नहीं गया उधर। दूसरी तरफ लाडवा में अमित शाह की रैलियां हो रही हैं, फिर आप देखेंगे कि नितिन गडकरी को बुलाया जा रहा है, तमाम नेताओं को लगा दिया गया, कई और छुटभइये नेता, केंद्रीय मंत्री वहां पर लगे हुए हैं, देख रहे हैं, कई प्रभारी वगैरह लगे हुए हैं वहां पर। लेकिन हुड्डा की सीट पर कोई नहीं लगा, क्योंकि हुड्डा के खेमे के लोग जो है ये मानते हैं कि वो सीएम बन रहे हैं, चौधर उनके हाथ में आ रही है, कुर्सी उनके हाथ में आ रही है, और इसलिए हुड्डा को दूर दूर तक कोई खतरा नहीं, सिर्फ नामांकन भरने के लिए हुड्डा गए। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि हुड्डा की स्थिति वहां पर कैसी है। इसके बाद में जिस तरीके से हरियाणा के अंदर चुनाव आपको दिख रहा है, वो सीधे तौर पर 3 मुद्दों पर है, जवान, किसान और पहलवान। ये 3 बड़े मुद्दे हैं जो इस बार के पूरे चुनाव में केंद्र बिंदु में रहे। जवान अग्निवीर की वजह से, जिसमें अमित शाह जी ने कहा कि हम सरकारी नौकरी देंगे, पेंशन वाली नौकरी देंगे, लेकिन पेंशन वाली नौकरी हरियाणा में है कहां पर, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। किसान अपने आप में सेंटर बिंदु में है, और पहलवान पहले से ही सेंटर बिंदु में था, और विनीश फोगाट के उतरने के बाद में और बीजेपी ने जैसे विनीश फोगाट के नाम को उछाला बार बार, मनोहर लाल खट्टर ने फिर से उनको लेकर के जो बातें कही अलग अलग चैनलों पर जाकर के, वो मुद्दा फिर से एकदम गर्म हो गया। तो आज की रात बीजेपी के लिए एक तरीके से बहुत भारी रात है। बीजेपी कैसे निपटेगी एक बड़ा सवाल है, और लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी क्या अपनी सम्मानजनक सीटें भी हासिल कर पाएगी, या कांग्रेस ने बहुत दूर जो है वो बीजेपी को धकेल दिया है, और बीजेपी 20-25 सीटें अगर पा जाए तो बहुत बड़ी बात हो। और कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस कम से कम 55-60 सीटों के बीच में जरूर रहेगी, और कल की वोटिंग के बाद पता चलेगा कि 55-60 से कांग्रेस 70-75 तक जाती है, या 55-60 से कांग्रेस 45-50 तक आती है। तो बाकी अगर हरियाणा के आप हैं, हरियाणा में कल वोटिंग का आपको मौका मिलता है, तो आप जरूर वोट करिए, और कोशिश करूंगा कि जहां जहां से हो सके कि आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाऊं, स्टूडियो से भी लाइव करेंगे, और उसके साथ साथ कल एग्जिट पोल जो शाम को आएगा वो भी लाइव दिखाएंगे, और जिस सीट पर ग्राउंड के लिए जा पाए ग्राउंड से भी तस्वीरें आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।